स्टूडेंट गुड इवनिंग। मैं संदीप यादव आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि 10th क्लास का है और वो है आपका लाइट। एनसीईआरटी के बुक में हमारे सिलेबस में प्रकाश नाम का एक चैप्टर है जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि प्रकाश की में होने वाली कौन कौन सी घटनाएं हैं जो उसकी अलग अलग परिघटनाओं की व्याख्या करती हैं। तो उससे वीडियो में आगे चलने से पहले एक बार आप लोगों से थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में रूबरू होंगे और उसके बाद में आगे वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। आज आपकी नॉन स्टॉप क्लास है। ये प्रकाश वाला चैप्टर मैं आज आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा। 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो इसमें मिलने वाले हैं। तो आप लोग सभी लोग जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है संदीप U1 फिजिक्स। आप इस चैनल पर आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। उस मटेरियल में मान के चलिए आपका 10th क्लास का फिजिक्स, कुछ 9th क्लास के बेसिक टॉपिक्स और 11th क्लास की फ़िज़िक्स और 12th क्लास के फ़िज़िक्स के संपूर्ण टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, जिससे हम उन चीज़ों में सुधार करेंगे, साथ साथ में उन पर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। वैसे मेरी तरफ से पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करा सकें। तो एक बार आप लोग इस चैनल को संदीप U1 फिजिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यू आर रेडी? आप लोग तैयार हैं पूरी तरीके से हमारे साथ में फ़िज़िक्स में खो जाने के लिए या इसमें अच्छी तरीके से समझने के लिए? जितना देखिए फ़िज़िक्स में जितना आप इंटरेस्ट रखेंगे, जितना ज़्यादा आप इसके प्रति रुझान रखेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, जितना इसके साथ में फैमिलियर होंगे, तो उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। फ़िज़िक्स लोग जैसे कहते हैं कि फ़िज़िक्स एक हार्ड सब्जेक्ट है। बेसिकली हार्ड सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लगता है कि शुरुआती दौर में कि ये थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है। लेकिन जैसे ही आपके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, वो क्लियर होने के बाद में आपको बिल्कुल मैथ जैसी लगने लग जाती है और सारी चीज़ें एक के बाद एक चली जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं होती है आपको सॉल्व करने में। लेकिन जब तक आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होता है तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए हम पहले शुरुआत करेंगे 10th क्लास के वीडियो से और इसके बाद में मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको बेसिक फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा लेकर के, और वो सारे क्लियर होने के बाद में आपको यूँ चुटकियों में फिजिक्स आना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आइए। तो यहाँ पर कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि लाइट के फैक्ट्स हैं। वो फैक्ट्स क्या हैं? पहला तो फैक्ट्स ये है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलने की इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि ये जो स्ट्रेट लाइन में ही हमेशा चलता है। इसको आप कभी भी ऐसा नहीं देख सकते कि ये कर्व जैसा चल रहा हो या इसके अंदर जिगजैग मोशन हो रही हो। लाइट ऐसे नहीं चल सकती। लाइट को जब कोई एक मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज होने पर ऐसा देखने को मिलता है कि उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं, उसकी रेज इधर उधर डिफ्लेक्ट होती हैं। उससे पहले कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इसकी प्रॉपर्टी है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में ही गमन करता है। उसके बाद में आप देखेंगे दूसरा, प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये जो चाल आपको दिख रही है यहाँ पर लिखी हुई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये निर्वात के लिए। किसके लिए है ये? निर्वात। निर्वात मतलब वैक्यूम। निर्वात में इसकी चाल ये होती है, जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा, मान लीजिए इसी लाइट को हम वाटर के अंदर ट्रेवल कराते हैं तो उस स्थिति में इसकी चाल क्या हो जाती है? मीडियम के डेंस हो जाने के कारण, मतलब सघनता आ जाती है मीडियम में और वो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे उसका घनत्व बढ़ जाता है तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाती है? थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है और उस स्थिति में इसकी चाल में क्या आती है? कमी आती है। तो लगभग में आप मान सकते हो कि जो
वाटर आपका है, वाटर है, ग्लास है, एयर है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो डेंस है वो है आपका ग्लास। उससे थोड़ा सा कम डेंस है वो है आपका वाटर, उससे भी कम है तो वो है आपकी वायु। तो इस प्रकार से हम 2 या 3 या 4 कितने भी मीडियम हो उनको आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद में अपने को पता चलता है कि उनमें कौन सा मीडियम डेंस है, कौन सा कम डेंस है। डेंस का मतलब है सघनता से उसकी, मतलब उसकी डेंसिटी से, उसके अंदर जो उसके पार्टिकल हैं वो कितने नियरेस्ट हैं, कितना उससे दूर दूर हैं। आप समझ पा रहे हो? किसी उदाहरण को आप देख करके देखो, किसी एक भीड़ भाड़ इलाके में आप पहुंचते हो, या एक आप कह लीजिए कि आपका एक कोई मेले का एक ग्राउंड है, उसके अंदर अगर आप चलना चाहो तो क्या आप बहुत ही, मेले में अगर भीड़ भाड़ है तो क्या आसानी से चल पाओगे? नहीं चल सकते, आप नहीं चल पाओगे। इससे मतलब ये है कि वहाँ पर मीडियम जो है कैसा है? डेंस मीडियम, बहुत ही सघन माध्यम है। तो उसमें चलने में हमें हमारी जो चाल होती है वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। उसी प्रकार से जब माध्यम बदल जाता है और माध्यम में सघनता आ जाती है तो जो प्रकाश होता है, उसकी जो किरणें होती हैं वो चलने में थोड़ा सा क्या महसूस करती हैं? सघनता महसूस करती हैं, उनकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसलिए ग्लास के अंदर लगभग में इसकी स्पीड जो होती है 2.25 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और यही वाटर के अंदर 2.50 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम एक ऑर्डर में लगाएं तो ऑर्डर में लगाने पर आपको पता चलेगा कि जो आपका इसकी वेलोसिटी है वो ग्लास में तो सबसे कम, फिर इसके बाद में वाटर में उससे ज़्यादा, और उसके बाद में आपकी एयर में सबसे ज़्यादा होती है। तो एयर के लिए हमने यहाँ पर लिख रखा है कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए इस टॉपिक के बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रकाश किसी वस्तु पर गिरकर उसे दृश्य बना देता है। जब लाइट किसी, जो लाइट रेज होती हैं वो किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती हैं तो गिरने के बाद में वो उस चीज़ को क्या बना देती हैं? हमें देखने योग्य बना देती हैं, मतलब वो विजिबल हो जाता है, आप उसको आसानी से देख पाते हो। जैसा आप एक प्रयोग करके भी देख सकते हो, यदि आप अंधेरे कमरे में जाते हो तो क्या आपको चीज़ें दिखाई पड़ती हैं? नहीं दिखाई पड़ती हैं शायद। अगर आपके हाथ में फ्लैश लाइट होती है या कोई टॉर्च होती है तो आप जैसे ही फ्लैश लाइट या टॉर्च को ऑन करते हो तो वो टॉर्च या वो आपकी फ्लैश लाइट की जो किरणें हैं, रेज हैं, वो जैसे ही उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती हैं, गिरने के बाद में उसको विजुअल कर देती हैं और आपकी आंखों में उसका प्रतिबिंब बनता है और आप उसे देख पाते हो। तो देखने में आप कहोगे कि हमारी आंखें सहयोग कर रही हैं, तो आंखें तो एक लेंस का काम कर रही हैं, लेकिन जो लाइट है उसके अंदर जो वो परावर्तन की घटना हुई है, रेज का जा करके टकरा करके वापस आना, उसके कारण आप चीज़ों को देख पा रहे हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रकाश है वो किसी वस्तु के ऊपर गिर करके उसे क्या बना देता है? दृश्य बना देता है। फिर आता है प्रकाश परावर्तन अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। जो लाइट है, लाइट की जो रेज होती हैं वो वैसे तो आगे आप 12th क्लास में जाओगे तो और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 10th लेवल पर केवल अपने को 2 घटनाओं के बारे में बात करनी है। वो यहाँ पर क्या है? एक तो परावर्तन, दूसरा अपवर्तन के बारे में। तो ये दोनों घटनाओं को प्रदर्शित करता है और हम आगे अभी इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि किस प्रकार से परावर्तन की घटना होती है और किस प्रकार से अपवर्तन की घटना होती है। चलिए पहली हेडिंग ले लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जो है हम यहाँ पर देखेंगे, तो हमारे पास एक समतल दर्पण है, ये इस समतल दर्पण को लिया गया है और इस समतल दर्पण के एक भाग पर जो हमने डैश डैश लाइनों से बनाया है, ये क्या है? पॉलिश किया हुआ भाग है, और ये इधर का ये परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ के ऊपर जब हम यहाँ से कोई रेज गिराते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले रखा है डायग्राम के अंदर पी क्यू रेज, ये कैसी किरण है? आपतित किरण है। इसका नाम दे देंगे क्या? आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो बीच में ड्रॉ किया है हमने, ये आपका है अभिलंब, और ये जो QR रेज दिख रही है इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी ऐसे बनानी है, ये डायरेक्शन रहेगी इसकी, और ये हो जाएगी आपकी परावर्तित किरण। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 चीजें हैं, एक तो PQ, दूसरा NQ, तीसरा QR। PQ जो है आपका आपतित किरण है और NQ जो है वो अभिलंब है और QR जो है वो आपका परावर्तित किरण है। तो आप देखेंगे जब हम इस वाले, मान लिया कि ये I कोण पर आ रही है
और r कोण पर जा रही है, तो परावर्तन का नियम कहता है कि इस स्थिति में परावर्तन की यदि घटना हो रही है तो उसमें ये दोनों कोण, ये आपतन कोण, I मीन्स आपतन कोण, आपतन कोण, और R मीन्स क्या है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है रूल नंबर फर्स्ट इज इक्वल टू कोण I इज इक्वल टू कोण R के, मीन्स कोण I बराबर है कोण R के। ये हो गया फर्स्ट लॉ। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों ही एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यहाँ पर जो आपकी ये PQ लाइन दिख रही है और NQ लाइन दिख रही है और RQ लाइन दिख रही है, सभी की सभी एक ही तल में जो भी आपने मिरर लिया होगा M1 M2, इसके ही तल पर गिर रही है और साथ में एक Q पॉइंट पर गिर रही है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर ये तीनों ही एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित है। तो ये हो गया आपका दूसरा रूल। यही परावर्तन का नियम है। और परावर्तन के नियमों में अगर डेफिनेशन लिखने को आती है कि परावर्तन की परिभाषा क्या है, तो परावर्तन की परिभाषा में हम लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन। शायद मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा इतनी बातें। तो हम आगे और देखेंगे। तो आगे देखिए, जो ये परावर्तन की घटना है, परावर्तन की घटना है, इस घटना में आप अगर देखें यहाँ से, जो कि मैंने यहाँ कैलकुलेट करके दिखाया था, उसमें आपको पता चल रहा है कि चाल क्या हो रही है, चाल इसकी परिवर्तित होती है, चाल परिवर्तित, परावर्तन की घटना में चाल परिवर्तित नहीं होती, चाल परिवर्तित नहीं होती। क्योंकि इसी माध्यम आई है, इसी माध्यम में वापस जाएगी, तो मीडियम नहीं चेंज हो रहा है, मीडियम नहीं चेंज होगा तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। फिर उसके बाद में ये एक पॉइंट है, ये जो परावर्तन की घटना है, परावर्तन की घटना आपको दर्पण में, इसमें देखने को मिलती है, दर्पण में होती है। अब आ गई बात दर्पण, यहां से टॉपिक उठा लेंगे हम, दर्पण क्या है, ठीक है। तो दर्पण क्या है, दर्पण के लिए